ब्रेक के बाद स्वागत है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। कानपुर देहात घटना के बाद प्रशासन पर सवाल लगातार उठ रहे हैं कि कैसे कोई आग में जलकर खाक हो जाए और प्रशासन एक मूक बनकर खड़ा रहे। अब इस पूरी घटना के बाद धूल में लाठी मारकर मामले को शांत कराने की कोशिश की जा रही है। वहीं घटना में शामिल जेसीबी चालक को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। इस मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने डीएम पर गंभीर सवाल उठाए हैं, लेकिन कांग्रेस मामले को लेकर पूरी तरीके से राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है। कांग्रेस के कानपुर जिलाध्यक्ष परिवार वालों से मिले और पीड़ित परिवार की ढांढस भी उन्होंने बंधवाने का काम किया। वहीं यह भी कह दिया कि प्रियंका गांधी परिवार से मिलेंगी, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। कानपुर घटना के बाद जेसीबी ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया गया है, तो वहीं एसडीएम और लेखपाल को सस्पेंड कर दिया गया है। 38 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई और थाना प्रभारी को भी हटा दिया गया है। लेकिन इन कार्रवाइयों के बाद भी विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है और कांग्रेस ये कह रही है कि सरकार गरीबों को परेशान कर रही है। वहीं सपा ने आगे कहा कि योगी का बुलडोजर अब गरीबों पर चलने लगा है, सरकार अपने लक्ष्य से भटक गई है। वहीं सुभाषपा प्रमुख राजभर ने कहा कि सरकार दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। तो विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है। ऐसे में बाबा का बुलडोजर गरीबों पर चल रहा है। सपा का इस तरह का बयान भी सामने आया है। वहीं कानपुर देहात से ये विचलित कर देने वाली तस्वीरें। आखिर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में बुलडोजर का जो कहर है वो सूबे के या तो कमजोर तबके उसका निशाना बनते हैं या कानपुर देहात में ब्राह्मण समाज के लोगों का जिस तरह से मकान गिराया गया और जब उसमें आग लगी गई तो 2 परिजन जो घर के अंदर थे उन्हें जलता छोड़ एसडीएम वहां से भागे। सवाल यह है कि ना तो उस ब्राह्मण परिवार को एसडीएम द्वारा जमीन कब्जा की नोटिस दी गई, ना कोई उनको सूचना दी गई, और जब यह पूरा मामला हो गया तो लीपा पोती शुरू है। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर का जो सच है वो यही सच है कि जो हाशिए पर है, जो कमजोर है, जिसकी आवाज उत्तर प्रदेश में जिसके 12 मुख्यमंत्री होते थे ब्राह्मण समाज के, आज उसको बुलडोजर से कुचल दिया जाता है, उसको जलता हुआ छोड़ दिया जाता है और सरकार कह रही है आग उन्होंने खुद से लगाई। कानपुर की घटना सीधे तौर पर सरकार द्वारा कराई गई हत्या है। जिस तरीके से अतिक्रमण हटाने को लेकर मानवीय संवेदनाओं को तार-तार किया गया, एक ब्राह्मण परिवार होने के नाते सरकार के द्वारा अत्याचार किया गया, तो ये दर्शाता है कि भाजपा के अंदर मानवीय संवेदनाएं नहीं। एक तरफ लोग वैसे ही पीड़ित हैं दूसरी समस्याओं से, और जिस तरीके से घटना हुई है इसकी स्पष्ट तौर से न्यायिक जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हैं, टॉप लेवल के अधिकारी, सरकार से जुड़े लोग, वो निकलकर सामने आए नहीं चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। कि वो दुखद घटना है और सरकार ने एक आदेश दिया है भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। कुछ अधिकारी हैं जो भूमाफिया के नाम पर भूमिहीनों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, जबकि भूमिहीनों के लिए कानून है कि कहीं से भी उनको उजाड़ना है तो पहले उनको बसने की जमीन की व्यवस्था अधिकारी करावें, तब फिर नोटिस दें उनको कि आपके नाम से जमीन वहाँ अलाट हो गई, आप वहाँ जा करके अपनी व्यवस्था करिए, तब उनको उजाड़ा जा सकता है। लेकिन मनमाने तरीके से जो कार्रवाई की गई है, जो एफआईआर हुआ है, ऐसे लोगों को तत्काल तो पहले जेल भेजा जाए और मजिस्ट्रेटियल जांच करके कानूनी कार्रवाई जो हो उसको जो त्वरित कार्रवाई हो और सरकार 25-25 लाख रुपया मृतक परिवार को आप उनको रहने के लिए जमीन, बस रहने के लिए मकान और जमीन की व्यवस्था सरकार खुद करावे। ब्रजेश पाठक से बातचीत करने के बाद माने परिजनों ने 24 घंटे के बाद शवों को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और कानपुर देहात जिला अस्पताल में अब उनका पोस्टमार्टम ही होगा। तो ब्रजेश पाठक से परिजनों ने बातचीत की है। वहीं पाठक से बातचीत के बाद परिजन अब मान चुके हैं, शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है।
तो इस वक्त की अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी और ब्रजेश पाठक ने परिजनों से बातचीत की है, जिसके बाद परिजन फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए मान गए हैं और अब बातचीत करने के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भी भेजा गया है। तो पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। इस वक्त की अहम और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि ब्रजेश पाठक ने परिजनों से बातचीत की है। तो तस्वीरें भी सामने आ रही हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ब्रजेश पाठक ने पीड़ित परिजनों से बातचीत की और पीड़ित परिजन ब्रजेश पाठक की बात सुनकर मान गए हैं और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। हम सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे, जो भी दोषी हैं हम किसी को नहीं छोड़ेंगे और जो दोषी हैं उनकी पुश्ते भी याद करेंगे, इतनी कड़ी कार्रवाई कराएंगे। आप हमारे परिवार के मेंबर हो, हम बिल्कुल भी सर हमारे साथ हम इस गांव में हैं सर, और हमारे साथ परिवार के जो है जो बेटे हैं शिवम है और दूसरा छोटा बेटा अंश है सर जी, और शिवम के पति जी भी है, बच्चे भी है सर जी। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए कानपुर देहात से हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं गौरव शुक्ला, वहीं लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं तौकीर। तो सबसे पहले तौकीर का रुख कर लेते हैं। तौकीर, जानना चाहेंगे कि अब इस पूरे घटनाक्रम पे ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया है, ब्रजेश पाठक की एक वीडियो सामने आई है जहां पर वो पीड़ित परिजनों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि अगर जो बड़े नेता हैं, जो बड़े पदों पर हैं, अगर वो सामने नहीं आएंगे तो जाहिर तौर पर जो पीड़ित परिवार है उसके आंसू कौन पोंछेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से कार्रवाई की मांग की गई परिवार की तरफ से, जनता में भी एक आक्रोश है, गुस्सा है। उसका सही तरीका यही है कि जो भी इसमें आरोपी पाए जाए उन पर सख्त कार्रवाई की जाए, समय बिल्कुल न गंवाया जाए। क्योंकि देखिए, जिस तरह से एक परिवार, जो गरीब परिवार है, गाँव में रहने वाला परिवार, उसको एक भूमाफिया के तौर पर जिस तरह से बर्ताव किया जाता है वैसे बर्ताव किया गया। उसके मकान को तोड़ा गया, उसका आशियाना जल गया और उसके बाद उसमें उसकी बेटी और उसकी पत्नी की मौत हो गई। जरूर ये हृदयविदारक घटना है, लोगों को सोचना चाहिए कि किस तरह की उस पर कार्रवाई की गई। फिलहाल ऐसे दोषी जो भी पाए जाएं, इसमें बिल्कुल नीचे के जो पायदान के हैं, उसके अलावा जो भी ऊपर के लोग हैं, जिनके आदेश से बुलडोजर चला, जिनके आदेशों पर कागजों पर साइन हुए, क्या ऐसे लोग थे जो वहां से भाग के गए? जो लोग वहां पर मौजूद थे घटना के समय और उन्होंने इसको जलते हुए देखा, उसके बाद जमीन छोड़ दी, वो वहां से भाग गए, ऐसे सभी लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, एक बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जाहिर तौर पर एक मिसाल पेश करनी चाहिए कि इस तरह की घटना होगी तो जिस तरह से बुलडोजर चलता है बाबा का, उसी तरह से इस घटना पर भी जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर भी उसी तरह की कार्रवाई होगी। तो एग्जाम्पल सेट करने की जरूरत है और फिलहाल इसका मैसेज पूरे उत्तर प्रदेश में भी जाएगा। और जिस तरह से लखनऊ या आसपास की जो पुरानी घटना है, चाहे वो लखीमपुर की बात की जाए, चाहे हाथरस की बात की जाए, एक बेटी रातों रात जला दी गई थी, वहां पर डीएम सस्पेंड नहीं किए गए 4 महीने तक, कप्तान हटा दिए गए थे। थार वाला एक्सीडेंट आपने देखा, लखीमपुर खीरी में जिस तरह से किसानों को रौंदा गया, पुलिस पे कार्रवाई नहीं हुई। तो इस तरह की कई तमाम घटनाएं जिसमें जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या उसके नीचे के जो लोग हैं उनको बचाने की कवायद होती है। अगर इस तरह की कोशिश इसमें भी की जाएगी तो जाहिर तौर पर इसके परिणाम दूसरे तरह के होंगे, लोग आक्रोश में आएंगे, सड़कों पर भी जनता उतरेगी। इससे बेहतर है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए जो इस पूरे मामले में दोषी पाए जाते हैं। बिल्कुल, और इसी के साथ गौरव का भी रुख कर लेते हैं। तो गौरव, पल पल की अपडेट दे रहे हैं आप, अभी फिलहाल ग्राउंड जीरो से क्या कुछ ताजा जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है, क्या कुछ ताजा तस्वीरें? देखिए मनीषा, बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरीके से पीड़ित परिजन थे वो लगातार कार्रवाई और तमाम उन्हें लिखित वादों की बात कर रहे थे, जिस पर कानपुर देहात प्रशासन पर जो है पीड़ित परिजनों का भरोसा नहीं था। इसके बाद जो है उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम जो है ब्रजेश पाठक, उन्होंने जो है परिजनों से बात की और उनके जो मांगे थी उनको मानने की बात कही, जिसके बाद कहीं ना कहीं परिजन संतुष्ट हुए और उन्होंने सबका अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार हुए हैं। आपको बता दें कि जो मामला है, 2 नौकरी, आर्थिक सहायता, इसके साथ साथ जिस जमीन को लेकर विवाद हुआ और ये पूरे घटनाक्रम को तैयार किया गया, उस जमीन को भी उनके नाम पर पट्टा किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब जो चीजें दी जा रही हैं, अगर ये व्यवस्था सही तौर पर पहले से ही की गई होती तो शायद इस तरीके की घटनाएं ना होती, माँ बेटी आज जिंदा होती और अपने परिवार के साथ होती। तमाम वो जद 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया, लगातार पुलिस प्रशासन और तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और पूरे प्रयास करते रहे कि जिस तरीके से पीड़ित परिजनों से बात की जाए और मामले को शांत करा जा सके। लेकिन लगातार उनका भरोसा जिला स्तर के किसी भी पुलिस और प्रशासन पर नहीं था, जिसके चलते डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को खुद वीडियो कॉल के माध्यम से परिजनों से बात करनी पड़ी। जी
बिल्कुल, तो ताकीर आपसे ये जानना चाहेंगे कि ब्रजेश पाठक ने भी बातचीत कर ली है, कार्रवाई भी हो गई है, लेकिन विपक्षी पार्टियों को राजनीतिक रोटियां सेकने का जो मौका है वो जरूर मिल गया है। जमकर हो हल्ला करने का काम कर रही है विपक्षी पार्टियां। देखिए, जाहिर तौर पर जब घटना होती है उसके बाद विपक्षी पार्टियां जरूर सामने आती हैं, लेकिन जो मदद करनी चाहिए वो अभी फिलहाल दूर है उससे थोड़ा, क्योंकि एक पीड़ित परिवार है, गांव का रहने वाला परिवार, उसका आशियाना जो है वो जल चुका है, उसके 2 लोगों की मौत हो गई है। ऐसे में उसको जरूरत है मरहम की, उसको सहराने की, उसके सर पे हाथ रखने की। तो जाहिर तौर पर अब ऐसे लोगों को सामने आना होगा जो उस पीड़ित परिवार की मदद करे, उस बुजुर्ग की मदद करे जो घायल है, अभी परिवार बेटा बिलख रहा है। तो जाहिर तौर पर अब इस समय एक मदद के तौर पर उनके साथ खड़े होने की जरूरत है। फिलहाल राजनीति अभी होती रहेगी, क्योंकि अभी कोई इलेक्शन आसपास नहीं है उत्तर प्रदेश में, तो फिलहाल इसलिए इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों की मदद के लिए जरूर सामने आना चाहिए। लेकिन जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, अब लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जरूर सवाल खड़ा होगा, विपक्षी से घेरेंगे भी, और ये भी माना जा रहा है कि कल इसमें एक बड़े प्रदर्शन की भी तैयारी हो सकती है फिलहाल। लेकिन आज G20 का सम्मेलन चल रहा है, यहाँ पर डेलीगेट्स आए हुए हैं, और जिस तरह से वहां पे नेता गए, कुछ नजरबंद किए गए कानपुर में, कुछ नेता पहुंचने में सफल नहीं हो पाए। ब्रजलाल खाबरी कांग्रेस के जो राज्यसभा सांसद रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस से, कांग्रेस को नवाबगंज में रोक लिया गया। उनके साथ नकुल दुबे जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं वो भी मौजूद थे, नसीमुद्दीन सिद्दीकी मौजूद थे, सबको रोक लिया गया है। फिलहाल आने वाले समय में सरकार की मदद अगर हो जाएगी तो जाहिर तौर पर राजनीतिक जो राजनीति करना चाहते हैं उनको भी बैकफुट पे आना पड़ेगा अगर सरकार आगे बढ़ के कदम आगे बढ़ाती है तो। बिल्कुल गौरव, तो आप ये बताइए कि अभी पल पल की अपडेट आप ग्राउंड जीरो से दे रहे हैं, ऐसे में क्या लगता है आपको कि इस पूरे मामले की इनसाइड स्टोरी क्या है? दोनों पक्षों ने अपनी बातें तो रख दी हैं, लेकिन क्या कुछ सच्चाई निकल कर आ पा रही है सब सामने? देखिए, बिल्कुल मैं साहब आपको बता दूं कि जिस तरीके से ग्रामीण स्तर की जो प्रतिद्वंदता होती है कि किसी ने जमीन पर अपना कब्जा कर रखा है या निर्माण कर रखा है, इसका एक जो है कहीं ना कहीं प्रतिद्वंदता थी, जिसके चलते कुछ लोग थे जो लगातार जो है महिला तहसील में शिकायतें करते रहते थे, और उनकी साठगांठ भी बताई जा रही है, क्योंकि परिजनों ने लगातार इस बात का आरोप भी लगाया कि तहसील प्रशासन में, चाहे वो लेखपाल हो, कानूनगो हो, या जो है उप जिलाधिकारी महथा हो, इनसे साठगांठ थी, जिसके चलते लगातार दो बार बुलडोजर की कार्रवाई की गई। एक बार निर्माणाधीन जो उनकी बिल्डिंग थी उसको ध्वस्त किया गया करीब 1 महीने पहले, यानी 14 जनवरी को, और जब ध्वस्त किया गया था तो वह मवेशी लेकर के जो है जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे थे। इस दरमियान जो है जिलाधिकारी ने उल्टा पीड़ित परिवार पर ही कार्रवाई की थी, 8 लोगों पर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया था बलवा जैसे उसमें। इसके बाद लगातार उनके पर फिर जो है बुलडोजर की कार्रवाई की गई, और उसी कार्रवाई के दरमियान ये जो अग्निकांड हुआ है, उसी बुलडोजर की कार्रवाई के दरमियान हुआ कि जैसे ही आग लगी, अगर बुलडोजर न चलाया जाता तो कहीं ना कहीं उनको बचाया जा सकता था। और जिस तरीके से पुलिस और प्रशासन मौके से भागता नजर आया, कहीं ना कहीं तो जो है संवेदनहीनता दिखाई दी कि माँ बेटी जलती रही, वो सभी अपने भागते नजर आए। बिल्कुल गौरव, पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। वहीं इस बड़ी खबर पर बड़ा अपडेट फिलहाल यही है कि ब्रजेश पाठक ने बातचीत कर ली है, और बातचीत के बाद माने हुए परिजनों ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भी भिजवा दिया है। फिलहाल यहां पर एक और बड़ी खबर से रूबरू करवाने जा रहे हैं आपको। एक और बड़ी जानकारी आ रही है सामने। लखनऊ सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। जी हां, इस वक्त की अहम जानकारी, लखनऊ मध्य क्षेत्र विधायक रविदास मेहरोत्रा को राजस्थान का प्रभारी बनाया गया है। सपा के राजस्थान प्रभारी बने हैं रविदास मेहरोत्रा। रविदास मेहरोत्रा राजस्थान के प्रभारी बनाए गए। वहीं सपा के राजस्थान प्रभारी बनाए जाने पर तमाम कार्यकर्ताओं ने उन्हें बधाई भी दी है। वहीं सपा से इस वक्त की अहम जानकारी आ रही है सामने, जहां लखनऊ मध्य क्षेत्र विधायक रविदास मेहरोत्रा को राजस्थान का प्रभारी बनाया गया है। इस बीच एक और बड़ी जानकारी आ रही है, बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर, अहम जानकारी, विधायक अब्बास अंसारी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। अब्बास अंसारी कासगंज जेल में ट्रांसफर किए गए हैं। वहीं चित्रकूट जेल से कासगंज जेल में उन्हें शिफ्ट किया गया है। तो इस वक्त अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, विधायक अब्बास अंसारी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, जहां अब्बास अंसारी को अब कासगंज जेल में ट्रांसफर कर दिया गया है और कासगंज जेल में शिफ्ट किया गया है विधायक अब्बास। और चित्रकूट से हमारे संवाददाता संजय साहू हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। तो संजय, चित्रकूट जेल से कासगंज जेल में अब्बास को शिफ्ट कर दिया गया है, क्या कुछ ताजा अपडेट? बिल्कुल, देखिए मनीषा, दर्शकों को सबसे पहले अपना ये बता दें कि चित्रकूट में विधायक जो अब्बास अंसारी हैं वो
18 तारीख से जो 18 फरवरी है उसके बाद से उनके 3 महीने यहाँ पूरे होने वाले थे। 3 महीने पहले जब वो यहाँ शिफ्ट हुए उसके बाद से ही उनके परिवार वालों ने यहाँ डेरा डालना शुरू कर दिया। लगातार जो है डेरा जमता रहा, धीरे धीरे सपा के विधायक नजदीकी आते रहे। उसमें से एक चित्रकूट के एक सपा के जो बड़े नेता हैं उनकी पत्नी से पहचान होती है और पहचान होने के साथ साथ वो यहाँ एक किराए का कमरा दिलाते हैं इनकी पत्नी को। धीरे धीरे उठना मिलना जुलना प्रशासन के साथ लगा रहता है और जेल के अंदर सेटिंग हो जाती है। सेटिंग के बाद से लगातार जो अपडेट है उनकी जो पत्नी है निखत बानो वो उनसे मिलती रहती है और यही मुख्यालय से ही सपा के एक नेता है उन्होंने उसको 1 महीने पहले कमरा दिलाया। उस कमरे जो मकान मालिक है उसको ये कहा गया कि ये NLT वाले हैं, मतलब पानी की टंकी का काम करते हैं, इसके दौर पर उनको कमरा दिलाया गया। तो जाहिर सी बात है कि सपा नेता के ऊपर भी जो है कार्रवाई शुरू हो गई है। उनके फोन कॉल से डिटेल खंगाले जा रहे हैं और एक बात सामने ये भी आ रही है कि अब इस मामले को ईडी हैंडल करने वाली है। ये अभी जानकारी कंफर्म नहीं, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो यही है कि इस मामले को हैंडल जो ईडी करने वाली है। लेकिन अब एक सामने जानकारी ये भी आ रही है कि अब वो जो निखत बानो है वो चित्रकूट में ही रहेंगी। फिलहाल उनको 16 तारीख तक पुलिस की रिमांड पे रखा गया है जिला कारागार में, लेकिन उनसे 400 किलोमीटर दूर 300 किलोमीटर दूर जो है अब उनके पति को उनसे दूर रहना पड़ेगा। हालांकि कल ही निखत बानो मिलने की बार बार जिद करती रही है वहां पे रजौली जेल में अपने पति से। उनको शायद आभास हो गया था कि मेरे पति को मुझसे दूर जाना पड़ेगा। मनीषा। बिल्कुल संजय, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल विधायक अब्बास अंसारी से जुड़ी हुई बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे, जहां अब्बास अंसारी को चित्रकूट जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। देहरादून में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से राजभवन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिष्टाचार भेंट की है और इस दौरान राज्यपाल और मुख्यमंत्री के मध्य उत्तराखंड की विकास योजनाओं के अलावा विभिन्न समसामयिक विषयों पर चर्चा हुई। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के बयान पर सीएम धामी का बयान सामने आया है और बताना चाहेंगे कि सीएम धामी ने कहा है कि हरक सिंह रावत ने विधानसभा में हुई भर्तियों में पैसे के लेन देन की बात कही थी। सही से जांच होने पर आधी सरकार जेल में होने का भी बयान हरक सिंह रावत ने दिया था। अब सीएम धामी ने यह कहा है कि मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता, लेकिन विधानसभा में हुई भर्तियों को रद्द करने की बात मुख्यमंत्री ने जरूर कही है। देखिए, उत्तराखंड जैसे राज्य में सहकारिता हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है और सहकारिता, कृषि, पशुपालन, हॉर्टिकल्चर, ये सब मिलकर कृषि, बहुत सारे जो काम हैं संयुक्त तत्वाधान में संचालित हो रहे हैं, उन सभी पर आज समीक्षा हो रही है। इसके साथ साथ और हम इस क्षेत्र में क्या कर सकते हैं और कैसे कोऑपरेटिव ग्रुप को और बढ़ाकर लोगों को और सुविधा पहुंचाकर, और हमारे देश के सहकारिता मंत्री के नाते आदरणीय अमित शाह जी ने लगातार इन सहकारी संस्थाओं को और अधिक सामर्थ्यवान बनाने के लिए और सशक्त बनाने के लिए तमाम योजनाएं वहां से जो दी हैं उनका अधिकाधिक कैसे लाभ लें, उन सभी पर चर्चा करेंगे। देहरादून में बेरोजगार युवाओं पर हुए बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस लगातार सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है। साथ ही बीजेपी की तरफ से तमाम सवालिया निशान भी खड़े हो रहे हैं। इसी क्रम में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य कांग्रेस भवन पहुंचे और बताना चाहेंगे कि यशपाल आर्य युवा बेरोजगारों पर हुए लाठीचार्ज विरोध में आज कांग्रेस भवन से पुलिस मुख्यालय तक प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान उनके साथ पूर्व मंत्री दिनेश अग्रवाल समेत तमाम कांग्रेसी नेता भी मौजूद रहेंगे। मुख्य कांग्रेस समेत युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता भी प्रदर्शन में शामिल होंगे। एक तरफ जहां युवाओं की रिहाई के लिए विपक्ष का धरना लगातार जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार और अन्य प्रदर्शनकारियों की जमानत नहीं हो सकी है। बताना चाहेंगे कि कोर्ट में मामले की सुनवाई की गई, जिसके बाद वादी पक्ष ने कोर्ट से मेडिकल रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों को पेश करने के लिए 1 दिन का समय मांगा। अब गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों की जमानत के लिए कल 15 फरवरी को एक बार फिर से सुनवाई होगी।
माननीय उच्चतम न्यायालय का भी एक आदेश है कि आपको 7 दिन के अंदर अंदर जमानत प्रार्थना पत्र पर निर्णय लेना ही पड़ेगा। अब उसमें निर्णय में ये होता है कि पक्ष में भी आता है और विरुद्ध भी आता है, तो जो भी निर्णय आएगा कल वो पक्ष में आएगा या विरुद्ध आएगा, ये कल तक की वो है। पर हम तो जिस चीज के लिए लड़ रहे हैं, मुकदमा लड़ रहे हैं या जमानत पे वो कर रहे हैं, तो कल हमारे ही पक्ष में आएगा। उत्तराखंड में बेरोजगार युवाओं के मुद्दे पर सियासत लगातार जारी है। ऐसे में कांग्रेस मुख्यालय में आज प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान धामी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई और कांग्रेस मुख्यालय में आज हुए धरने प्रदर्शन में कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे और इस दौरान बेरोजगार युवाओं पर हुए लाठीचार्ज का जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का कहना है कि कांग्रेस इस आंदोलन को अब जिला और ब्लॉक स्तर पर करने जा रही है। साथ ही इस आंदोलन को 1 सप्ताह और बढ़ाया जा रहा है। देखिए, अच्छा है, सरकार जितना देर में चेतेगी कांग्रेस को उतना फायदा होगा। हम तो बेरोजगार लोगों के साथ हैं, उनकी लड़ाई लड़ रहे। जिस तरीके से पुरोला के बच्चे को बिना आरोप के, बिना गलती के उसके ऊपर आरोप मढ़े गए, उस पर कानून लगाया जा रहा है, उस पर धाराएं लगाई गई है, वो निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार को ये समझना चाहिए। अंदर अंदर आक्रोश पनप रहा है, बढ़ रहा है और यही कारण है कि जो अप्रिय घटना घटी उस दिन 15,000 के आसपास नौजवान बिना किसी नेतृत्व के, बिना किसी पार्टी के मोटिवेशन के वो यहाँ उपस्थित हुए। ये दिखाता है कि कितना बड़ा आक्रोश युवाओं में पनप रहा है। सरकार को समय रहते चेतना चाहिए और बच्चों की मांग भी जैन में वो क्या करे, ट्रांसपेरेंट व्यवस्था चाहिए जिसमें नकल ना हो सके। कुमाऊं मंडल के राजस्व क्षेत्र में 3 थाने और 6 चौकियों का शुभारंभ कर दिया गया है, लेकिन इन थानों के क्षेत्र में स्थानीय लोगों की विश्वसनीयता पैदा करना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। लिहाजा आईजी कुमाऊं डॉक्टर नीलेश आनंद भरने का कहना है कि पुलिस राजस्व क्षेत्र में भी हर तरह के जागरूकता अभियान शुरू करेगी। इसमें लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण के साथ ही नशे के खिलाफ जागरूक करने जैसी गतिविधियां शामिल होंगी, जिससे कि स्थानीय लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास पैदा किया जा सके। बहुत बड़ी पहल जो है उत्तराखंड राज्य में हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो है कल पूरे राज्य में जो है राजस्व क्षेत्र में थाना चौकियों का जो है उद्घाटन किया गया है, जिसमें कि कुल 6 थाने पूरे राज्य में उद्घाटन हुए हैं और 20 चौकियों का कल शुभारंभ हुआ है राजस्व क्षेत्र में। तो एक नई व्यवस्था जो है जो माना जाए कि 100-200 साल पुरानी व्यवस्था से जो है राजस्व से जो है पुलिस से रेगुलर पुलिस में आए हैं। कुमाऊं मंडल में 3 थाने और 8 चौकियां जो है राजस्व क्षेत्र से रेगुलर पुलिस को आई है। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।